ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर आज। कविता का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्लास 12 का, पेज नंबर 132, जिसका शीर्षक है अध्याय 2। शीर्षक का नाम है स्वयं का कविता। इसका हिंदी क्या होगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं का गाना चाहिए, स्वयं का गीत। ठीक है, जिसका कवि कौन है? वाल्ट विटमैन। कवि कौन है? वाल्ट विटमैन। यह काव्य सेक्शन, काव्य खंड के अंतर्गत चैप्टर 2 में पढ़ने जा रहे हैं। पहला हम लोगों ने देखा, क्या मैंने लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट। इस कवि के बारे में कुछ परिचय देखेंगे, कुछ कवि के ऊपर हम लोग फोकस डालेंगे जिनके बारे में कुछ जानकारियां दी गई है। पहला है, उनका जन्म कब हुआ है? तो बॉर्न इन 1819। कब हुआ है? बॉर्न इन 1819, 1819 ईस्वी में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। मृत्यु कब हुई है? 1892। अगर टोटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो लगभग यानी कि 73 वर्ष उन्होंने इस धरती पर अपना जीवन यापन किया। उसके बाद इस पोएट को, इस कवि को किस नाम से जाना जाता था? लोगों को कवि, द पीपुल्स पोएट, जनता की कवि या लोगों का कवि। इनमें एक गुण था, उस गुण का नाम दिया गया है इंडिविजुअलिस्टिक। क्या नाम है? इंडिविजुअलिस्टिक। लिखा है कि वह व्यक्तिगत साहित्य लेखन का एक उन्हें पर्सन माना जाता था, व्यक्ति माना जाता था, साहित्यकार के रूप में देखा जाता था। इसलिए व्यक्तिगत, इंडिविजुअलिस्टिक मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत। लिटरेरी मतलब साहित्य या शिक्षा से जुड़ा साहित्य। फिगर मतलब आदमी, फिगर मतलब आदमी, या यहाँ पर बोल सकते हैं लेखक या कवि। यहाँ पर पर्सन माना जाता था। तो उनको, वाल्ट विटमैन को, अमेरिका का एक व्यक्तिगत साहित्य कवि माना जाता था। इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर ऑफ अमेरिका। कहाँ का? अमेरिका का। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये अमेरिका वासी थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। क्लियर है? तीसरा इनके बारे में बात किया जा रहा है कि इन्होंने अपने जीवन में अनेक भूमिकाओं में काम को किया है। जैसे खुद ये तो लेखक थे, कवि थे, इसके अलावा इन्होंने बढ़ई का भी काम किया है। कारपेंटर, लकड़ी के जो फर्नीचर बनाते हैं लोग, उस समुदाय का भी इन्होंने काम किया। कब तक? लिखा है कि बिफोर हिज 20th बर्थडे, 20वीं जन्मदिन मनाने से पूर्व तक। तो जन्म हुआ है 19, इसमें हम 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 19 में 20 जोड़ेंगे तो 39, यानी कि उनका एज जब 1839 हुआ, उसके पहले तक यह बढ़ाई का काम किया करते थे। क्योंकि लिखा है, मैं पढ़ देता हूं, ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। 12th है, 20th नहीं है। कितना है? 12th बर्थडे। तो इसमें 12 जोड़ देंगे तो 12 लोग कितना हो जाएंगे? 31। कितना हो जाएंगे? 31। मैं सोचा 20th है। कितने? 12वीं जन्मदिन के पूर्व तक इन्होंने क्या किया? पूर्व से इन्होंने क्या किया? 1831 के पहले से बढ़ाई का काम करना चालू कर दिया। इसका अन्य भूमिका इन्होंने निभाया है। प्रिंटर का भी काम किए हैं। किसका काम? प्रिंटर, जो प्रिंटिंग प्रेस होता है उसमें प्रिंटर का काम किए हैं। फिर शिक्षक का भी काम किए हैं। संपादक, न्यूज़पेपर में एडिटर लोग होते हैं ना, संपादक उनका। और जब विश्व युद्ध चल रहा था, सिविल वार, युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में इन्होंने हेल्प का भी काम किया है। वॉलंटियर नर्स, वॉलंटियर मतलब क्या? स्वेच्छा से ये मेल नर्स का भी काम किया, यानी रोगियों को मदद किए हैं। कब? जब युद्ध हुआ था तब, उस समय एक नर्स का भी, मेल नर्स का भी काम इन्होंने किया है। यहां तक क्लियर है? आगे 5वां पॉइंट इनके बारे में लिखा गया है कि इनके द्वारा जो भी काव्य है, काव्य संग्रह, पोएट्री कलेक्शन है, उसको एक किताब में कलेक्ट किया गया, संग्रहित किया गया है। और उस किताब का नाम है लिव्स ऑफ ग्रास। क्या नाम है? लिव्स ऑफ ग्रास। इसमें इनके हर एक कविताओं को संग्रहित किया गया है। इनके पोएट्री को क्या किया गया है? कलेक्टेड किया गया है। दैट मीन्स विट्समैन पोएट्री वाज कलेक्टेड इन अ बुक, दैट बुक नेम इज लिव्स ऑफ ग्रास। इस शीर्षक के अंतर्गत ये वाला कविता आती है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उसके बाद इनकी कविता का 2 गुण दिया गया है, 2 फीचर्स है इसके कविता का, 2 फीचर्स ऑफ हिज पोएट्री। फर्स्ट वन इज फ्री रिदम्स। क्या होता था? उसमें स्वतंत्र उनका अपना रिदम्स होता था, लय होता है ना, रिदम्स, मुक्त लय। इसको क्या बोलेंगे? मुक्त लय, फ्री रिदम्स।
उसके बाद तुगलबंदी की कमी होती थी, वो तुगल यानी कि लास्ट वाला जो मिलता था राइदम, नहीं मिलता था रिदम, तुगलबंदी की कमी बोल देंगे इसमें, तुगल बंदी, लैक ऑफ रिदम मतलब क्या होता है, तुगलबंदी की अभाव था। इनका दो गुण था, पहला कि ये फ्री स्टाइल में लिखते थे, फ्री रिदम्स था, इनमें मुक्त लय होता था, लिरिक्स होते थे, और इनमें तुगलबंदी नहीं होता था। जैसे और सब पोएम हम लोग पढ़े कि लास्ट लॉ उच्चारण अगर बी कोड है तो चौथा लाइन भी क्या होता था, बी होता था। पहला वाला ए कोड है तो बीच वाला लाइन भी ए कोड रहता था, होता था ना उच्चारण लास्ट में। जैसे नेम, वर्ब के लास्ट में नेम है और दूसरा में सेम है, तो एक उच्चारण आ रहा है ई, नेम सेम, तो एक लयबद्ध हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं होता था, इनकी कविता में नहीं होता। इनकी कविता के दो गुण है, फ्री रिदम्स और लैक ऑफ राइम, मुक्त लय होती था और तुगलबंदी की अभाव होती थी या कमी होती थी। यहां तक क्लियर है। इनकी कविताओं में लय नहीं होता था, लिरिक्स नहीं होते थे, रिदम्स नहीं होते थे। आगे 6वां पॉइंट पे दिया है कि इनका कविता पहली बार प्रकाशन किया गया 1855 में। कब प्रकाशन की गई, 1855 में, और इन्होंने अपने खर्चा पर लिखा है, एट हिज ओन एक्सपेंसेस, अपने खर्चा पर, अपने बलबूते पर इन्होंने उस प्रिंटिंग प्रेस में जहां वो काम करते थे, पहली बार 1855 में इनका अपने पैसा से इन्होंने क्या किया, प्रकाशन किया, पब्लिक के सामने लाया, जनता के सामने। यहां तक क्लियर है, मिटा दो। अब आगे पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे। खुद के खर्चा पर, स्वयं के खर्चा पर इन्होंने अपने प्रकाशन को किया। यह हुआ ठीक, डस्टर किधर है, मिटा दो। यहां तक कोई डाउट नहीं ना है समझने में, ठीक। प्रशंसा हो 6 पॉइंट हो गया, 7 में लिखिए। सत्वा पॉइंट नंबर 7 पढ़ेंगे आगे। विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंसेस इन 1855 1855 ईस्वी में इन्होंने अपने बलबूते पर, अपने खर्चे पर इन्होंने प्रकाशन किया अपने पोएम को। लिप्स ऑफ ग्रास का कलेक्शन है यह, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। हाउएवर, किसी भी तरह, द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स एंड द जॉयफुल डेडिकेशन टू द इंपोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। क्या क्या है पहले सुन लीजिए। बात कर रहा है कि इंपोर्टेंस, महत्व, इंपोर्टेंस मतलब क्या होता है, महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्तिगत की महत्व को, इंडिविजुअल, इंपोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत की महत्व, ठीक है, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत महत्व को क्या किया गया, द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स। इनके दो तरीके थे, पहला फ्री फॉर्म ऑफ पोएम्स, फ्री फॉर्म ऑफ पोएम्स। सेकेंड वन इज जॉयफुल डेडिकेशन, द जॉयफुल डेडिकेशन, ठीक है, द जॉयफुल डेडिकेशन को ना किया गया, वेर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट, ये नोटिस नहीं किया गया, ये एट फर्स्ट was not noticed, noticed और received। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको पढ़ेंगे। स्टार्ट करो, समझिए, समझने की जरूरत है, लिखते रहिएगा, बोर्ड पे रहेगा, क्लास लिंक भेज दिया जाएगा, लिंक से पढ़िएगा, ठीक है। लिख लीजिए, लिख ली, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग, लिखा है कि इनका कविता जो था, पहला ही हम बताए हैं कि व्यक्तिगत महत्व पे जोर दिए जाते थे, इंडिविजुअलिस्टिक ये लिरिक्स फिगर्स थे। पहले हम लोग पढ़े हैं
कि इनको इंडिविजुअलिस्टिक लिटरल फिगर के रूप में माना जाता था, यानी व्यक्तिगत साहित्य लेखक के रूप में माना जाता था। तो इन्होंने जो भी कविता लिखा है वो व्यक्तित्व के महत्व पे लिखा है, व्यक्तित्व के महत्व पर। इंपोर्टेंस मतलब महत्व, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत का महत्व को वैल्यू नहीं दिया गया। पहला जो पब्लिश हुआ उनका कविता, और उस कविता का जो संग्रह उसका नाम था लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स ऑफ ग्रास को जब पब्लिश हुआ 1855 में, तो लोग उसको वैल्यू नहीं दिए, नोटिस नहीं किए, रिसीव नहीं किए। वेल रिसीव मतलब अच्छा चला नहीं, लोग इसको लाइक नहीं किए, उतना नहीं प्रचलित हुआ। और उनका जो कविता था उसमें क्या था, फ्री फॉर्म था, स्वतंत्र रूप, एक मुक्त रूप था। क्या था, मुक्त रूप था। और जॉयफुल डेडिकेशन था, समर्पण था। कैसे समर्पण, आनंदपूर्ण समर्पण। क्या था, आनंदपूर्ण समर्पण और मुक्त रूप था। कविता का क्या, मुक्त रूप। क्यों, क्योंकि वहां हम लोग देखें कि फ्री, उसमें रिदम्स होते थे, फ्री रिदम्स होते थे और लैक ऑफ राइम्स होते थे। ठीक है, मुक्त लय होता था। तो यह मुक्त प्रकार के, यानी अपने तरीके से ये पोएम लिखा करते थे। और जो आनंदपूर्ण समर्पण होता था किसके लिए, एक व्यक्तिगत के लिए, जो व्यक्तिगत के महत्व को बतलाता था यह कविता। लेकिन इस कविता को जब 1855 में पब्लिश किया गया, तो जनता यानी पीपुल या लोगों में उतना इसका डिमांड बढ़ा नहीं, इतना लोग पसंद नहीं किए। इसलिए लिखे हैं एट फर्स्ट नॉट रिसीव्ड और नॉट नोटिस्ड बाय द पीपुल और रीडर। ठीक है, पढ़ने वालों के द्वारा उतना ध्यान नहीं दिया गया शुरू में अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट, वास्तव में, इनफैक्ट का मतलब क्या होता है, वास्तव में हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विस्टमैन हिज जॉब एज इट वाज टेकन टू ऑब्सीन, एज इट वाज टेकन टू ऑब्सीन। वास्तव में कविताओं की संग्रह की कीमत के रूप में अपनी नौकरी को उन्हें क्या करनी पड़ी, गंवानी पड़ी। इनके संग्रह को अच्छा समझा जाता था। क्या समझा जाता था, लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं, ऑब्सीन समझा जाता था। ऑब्सीन मतलब वर्ड में लिख लीजिएगा, लिखा जाता है, लिखिए, स्पेलिंग एक लिख लीजिए तब पता चलेगा। OBSCENE, ऑब्सीन मीन्स, लिख लीजिए मीनिंग। स्पेलिंग लिखिए OBSCENE। ऑब्सीन मतलब अश्लील या गंदा, अशोभनीय लिख दीजिए, अशोभनीय या अश्लील, अशोभनीय या अश्लील। ठीक, तो क्या हुआ, घटना क्या घटी कि इन्होंने जब पब्लिश हुआ तो इन्होंने व्यक्तिगत पे जोर दिया था, महत्व को बतलाया था। चूंकि उनका पोएम का अपना मुक्त रूप होता था, आनंदपूर्ण समर्पण करते थे, लिखते थे, लेकिन इसका महत्व उतना दिया गया नहीं। 8वां पॉइंट में आते हैं, तो क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखेंगे। 8वां में लिखा है कि वास्तव में इनका जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स था, इनका कविताओं का संग्रह, क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इनके कविताओं का जो संग्रह था उसके लिए इनको अपना नौकरी छोड़ना पड़ा। क्या करना पड़ा, नौकरी। लिखा हुआ है कि हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमैन हिज जॉब, इनको अपना नौकरी को भी छोड़ना पड़ा, रिजाइन देना पड़ा, रिजाइन, ही रिजाइन्ड हिज जॉब। क्यों, क्यों भैया, क्योंकि इनकी जो कविता थी वो ऑब्सीन माना जाता था, लोगों के द्वारा क्या माना जाता था, अशोभनीय था या अश्लील था। ऑब्सीन, OBSCENE, ऑब्सीन मतलब क्या होता है, बैड या अशोभनीय। तो ये लोगों के द्वारा लाइक नहीं किया जाता था, इसलिए उनको नौकरी से भी बाहर निकाल दिया गया। जिस नौकरी में वो थे उसको नौकरी से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, फायर कर दिया उनको, नौकरी से, जॉब से फायर कर दिया। तो इसका मतलब कि इस कविता के चलते इनको अपना नौकरी भी गंवानी पड़ी। यहां तक क्लियर है। आगे 1881 में क्या होती है, इन 1881, 9 पॉइंट पे आएंगे। तो इन 1881, 1881 में क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। आफ्टर मेनी एडिशंस, लिप्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड।
बहुत एडिशन होने के बाद, बहुत संस्करण के बाद, मेनी एडिशन जब बीत गए, बहुत सारी कविताओं के संस्करण निकल गए, मेनी एडिशंस के बाद एक पब्लिशर जो तैयार हुआ, सहमति जीता है एक पब्लिशर जो था, पब्लिशर, पब्लिशर मतलब प्रकाशक, पब्लिशर मतलब क्या होता है, एक पब्लिशर ने सहमति किया, एग्री किया कि ठीक है मैं तुम्हारे कविताओं को क्या करूंगा, प्रिंट कर देता हूं, पब्लिश कर देता हूं। तो वही लिखा कि आफ्टर मेनी एडिशंस, बहुत संस्करण के बाद, लिप्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। अनसेंसर्ड का मतलब क्या होता है, बिना बदलाव के। अनसेंसर्ड मतलब क्या होता है, बिना बदलाव के। सेंसर बोर्ड होती है, फिल्म जब बनती है तो उसको एक सेंसर बोर्ड होता है, परिषद होता है, उसको लोग जांच करता है कि पब्लिक के देखने लायक है कि नहीं है, 18 वर्ष से ऊपर के लोग देख सकता है कि नहीं, इसमें कोई भाजा चीज तो नहीं है, इसमें जानवरों को हानि तो नहीं पहुंचाया गया है, इसमें छोटे बच्चों का शोषण तो नहीं हुआ है, इसमें शराब सिगरेट ये सब का मतलब नियम कानून को तोड़ा गया है कि नहीं। इसके लिए एक बोर्ड होता है फिल्म में, बॉलीवुड जब मूवी बनती है या जो भी हो इंडस्ट्री, जैसे बॉलीवुड जो इंडस्ट्री होती है, मूवीज की दुनिया, मूवी दुनिया, इंडस्ट्री, उद्योग, उसका एक बोर्ड होता है, उसको बोलते हैं सेंसर बोर्ड। क्या बोलते हैं, सेंसर बोर्ड। ये क्या, इसका क्या काम है, वो कोई भी मूवी हो, तमिलनाडु का टॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, या भोजपुरी का बॉलीवुड हो, जो भी हो उड हो, वो सारे मूवी का एक परिषद होता है, वो उस मूवी को पहले देखते हैं, रिलीज करने से पहले, हॉल में देखने से पहले, इंटरनेट पर डालने से पहले, उसको टीम होता है, बड़ा अधिकारी लोग होते हैं, उसको जांच करते हैं कि वो सही है कि गलत है, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा जनता पर। उसी तरह कह रहा है कि यहां पर भी एक पब्लिशर, एक प्रिंट करने वाला आदमी, एक प्रकाशक ने इनकी कविताओं को, इनका कविता का कलेक्शन का क्या नाम है, लिप्स ऑफ ग्रास। इनका कविता का क्या नाम है, संग्रह का लिप्स ऑफ ग्रास, लिप्स ऑफ ग्रास नाम है इनका कविता का संग्रह का। तो इस कविता को पब्लिश करने के लिए कब तैयार हो गया, 1881 में एक प्रकाशक तैयार हो गया, और वो सहमति हो गया, मेनी एडिशंस के बाद इनको मौका मिला और वो सहमति हो गया, लेकिन बोल रहा है कि मैं इसमें कोई बदलाव नहीं करूंगा, देयर विल बी नो एडिटिंग और डिलीटिंग, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। इसलिए एक वर्ड दिया है अनसेंसर्ड। मैं पब्लिश तो करूंगा लेकिन अनसेंसर्ड पब्लिश करूंगा, यानी जैसे तुम लिख के दिए हो उसी तरह मैं जो कहते हैं तुम्हारा कविता पब्लिश कर, उसमें कोई एडिटिंग या डिलीटिंग नहीं होगी। अनसेंसर्ड पब्लिकेशन मैं करूंगा, मैं प्रकाशन करूंगा, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे आप लिख के दीजिएगा वैसा कविता मैं छापकर बुकों के रूप में दे दूंगा। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है उसको देखेंगे। Translations of these collections were enthusiastically received in Europe। करे इसका लिप्स ऑफ ग्रास का जो अनुवाद है किस भाषा में, यूरोप की भाषा में। इस संग्रह का अनुवाद यूरोप की भाषा में उत्साहपूर्ण स्वीकार किया गया। इसको यूरोप में क्या किया गया, वेलकम किया गया। तो लिखेंगे इन यूरोपियन ट्रांसलेशन, in European translation of his poem of his collection of poem, of his collection ब्रैकेट में लिप्स ऑफ ग्रास, collection of his poem was welcomed finally, स्वागत किया गया, अंततः ठीक है, अंततः क्या किया गया, वेलकम। यहां पे शुरू में लिख देंगे अंततः, इवेंचुअली, फाइनली, अंततः इनको सफलता मिली कि इनकी कविताओं को यूरोपीय भाषा में, यूरोपियन ट्रांसलेशन में, यूरोपीय अनुवाद में ट्रांसलेट किया गया इनके संग्रह को, और संग्रह का नाम था लिप्स ऑफ ग्रास, जिसको वहां के लोगों ने क्या किया, रिसीव किया या वेलकम किया या स्वागत किया, उसको अपनाया, या उन लोग को अच्छा लगा। लेकिन कैसे रिसीव किया, लिखा है इंथुजियास्टिकली, एक मीनिंग है उसको लिख लीजिएगा, उत्साहपूर्ण। उसका हिंदी क्या होगा, उत्साहपूर्ण, ENTHU, इंथुसियास्टिकली, ये मीनिंग है, इसको लिख लीजिए स्टार डाल के। इसका मतलब होता है उत्साहपूर्ण, उत्साहपूर्ण क्या है,
उत्साहपूर्ण, यानी कि यूरोप के लोगों ने इनकी कविताओं को खुशी से ग्रहण किया या उसका स्वागत किया या रिसीव किया। क्या किया? रिसीव किया, खुशी से, उत्साहपूर्ण। यहां तक क्लियर है? तो जितना अमेरिका के चूंकि थे, जितना अमेरिका में नहीं फेमस हुआ, उतना इनका पोयम कहां फेमस हुआ? कहां पर? विदेशों में, यानी कि यूरोप में। कहां पर? यूरोप में। यूरोपीय ट्रांसलेशन में इनका ज्यादा किताब फेमस हुआ। आगे पढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक ना? बट बिटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिशिएटेड इन अमेरिका। यूरोप में तो फेमस हुआ, लेकिन अमेरिका में उसका कोई प्रशंसा नहीं हुआ। इसी में जोड़ देंगे, बट रिमेन अनअप्रिशिएटेड, जो कहते हैं उनका रहा उतना फेमस, बट रिमेन स्टेबल लिख देंगे, स्टेबल इन अमेरिका, स्टेबल इन अमेरिका, जो कहते हैं स्थिर रहा, उनका उतना कविता फेमस नहीं है। उसी में जोड़ देंगे शॉर्ट में कि यूरोप में तो फेमस हुआ, यूरोप के लोग उसका स्वागत किए, उसको रिसीव किए, परंतु अमेरिका में उनका स्थिति जो था कविता उतना फेमस नहीं हुआ। जो कहते हैं रिमेन रह गया, रिमेन स्टेबल इन अमेरिका, अमेरिका में स्टेबल रह गया, उतना उसका डिमांड नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, जब उनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद ही, मृत्यु के बाद ही लिखा है कि ओनली आफ्टर हिज डेथ he could win appreciation in America for his original and innovative expression of American individualism। इसको मिटा देते हैं, तब लास्ट और फाइनल पॉइंट है 11th वाला, समझ लेंगे। समझ में आ रहा है ना इधर? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो कह रहा है कि जब इनकी मृत्यु हो गई, तब, जब तक बेचारे जिंदा थे तब तक अमेरिका वाले लोगों ने इसको वैल्यू नहीं दिया, इसको उतना फेमस नहीं हुआ। जबकि वही दूसरे देशों में, यूरोपियन ट्रांसलेशन में, यूरोप भाषा में अनुवाद करके गया, तो वहां के लोग बहुत अच्छा से उसको वेलकम किया, रिसीव किया। आगे लिखा है कि इट वॉज ओनली हिज डेथ 11 ना, पॉइंट नंबर कितना है? 11वां ना, ठीक। पॉइंट नंबर 11वां में आएंगे तो लिखा हुआ है कि इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, लिखेंगे यहां पर आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के उपरांत, उनके मृत्यु के उपरांत, ही कुड विन एप्रिसिएशन, इनका प्रशंसा हुआ, इनका डिमांड बढ़ गया, एप्रिसिएशन इन अमेरिका, इन अमेरिका। मृत्यु के बाद ही, दैट मीन्स कब? उनकी मृत्यु कब हुई है? 1892। दैट मीन्स यहां पे लिख सकते हैं आफ्टर हिज डेथ को घेर के लिख सकते हैं आफ्टर 1892, लिख सकते हैं ना कि 1892 के बाद ही अमेरिका में, कहां पर? अमेरिका में उनकी कविताओं को प्रशंसा मिली, बड़ाई मिला, सपोर्ट मिला। क्लियर है यहां तक? किसके लिए? दो चीज इनमें गुण था। फॉर हिज ओरिजिनल, इनका जो पोयम था, इनका जो पोएट्री थी, कहां गया? इनका जो पोएट्री थी, POETRY, इनकी जो पोएट्री थी, इनके दो गुणों के लिए। नंबर 1, हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन, ओरिजिनल एंड दूसरा कह रहा है इनोवेटिव। इनोवेटिव मतलब क्या होता है? बताइए, इनोवेटिव मतलब क्या होता है? नवीनता। ओरिजिनल मतलब असली, नवीनता मतलब न्यू चीजों को खोज करना, इनोवेटिव करना, नवीनता, नया तरीका या नया मेथड का जो लागू करते हैं। इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन, नवीनतम प्रस्तुति या एक्सप्रेशन, व्याख्या करना। तो असली न्यूनतम एक्सप्रेशन के लिए इनको क्या मिला? बड़ाई मिला, यानी सपोर्ट मिला अमेरिका में। और किसके लिए? खास करके अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म को दिखाया जाता था। व्यक्तिगत जीवन क्या है, उस कविता के माध्यम से कि अमेरिकन का व्यक्तिगत जीवन क्या है, उनका अपना व्यक्तिगत पर्सनालिटी क्या है, उसको अपनी कविता से दर्शाते थे। इसलिए इनको अमेरिका में मृत्यु के बाद सपोर्ट मिला। जब वहां के लोग समझे तो क्या इस जिक्र किया जाता था? इसमें अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म का एक टॉपिक है, अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म को दर्शाया जाता था। ठीक है, व्यक्तिगत
अमेरिकी व्यक्तिवाद को दर्शाया जाता था, या व्यक्तिगत को। अमेरिकी व्यक्तिवाद, इसको क्या बोलेंगे? अमेरिकी व्यक्तिवाद। अमेरिकी व्यक्तिवाद का कंसेप्ट इनके कविता में मिला, अमेरिका के इंडिविजुअलिज्म के बारे में। इसलिए कब फेमस हुआ? 1892 में। क्लियर है? लास्ट एंड फाइनल लाइन लिखा है कि हिज इंपोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। इनका कुछ इंपोर्टेंट वर्क्स है। 12वां आप लोग 12 क्लास में, तो लास्ट 12 पॉइंट लिखकर क्लोज करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। लिखा हुआ है हिज इंपोर्टेंट वर्क्स, इनके मुख्यतः जो काम हुए, जो फेमस हुए, जो पूरी दुनिया जानती है। नंबर 1, ए लीव्स ऑफ ग्रास, जो फेमस हुआ, इनका संग्रह था ना जी, लीव्स ऑफ ग्रास। कब? ईयर उसका याद करना है। लीव्स ऑफ ग्रास का ईयर है 1855 में। कब? 1855 में। दूसरा हुआ है ड्रम टैप्स, DRUM, ड्रम टैप्स। कब हुआ है? 1866 में। बस इसी को याद कर लेना है, ठीक है? 1866 में। क्लियर है? तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पर हैं और उसके नीचे कुछ क्रियाकलाप दिया है। इस पोयम को हम लोग मंडे को देखेंगे लाइन बाय लाइन। इसके पहले 3 क्वेश्चन दिया और कह रहा है कि वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप, छोटे से समूह में इस कार्य को करें, क्रियाकलाप को, और आपस में बातचीत करें। डिस्कस दीज क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के बारे में क्या करें? बातचीत करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है देखेंगे पेज नंबर 132 पर। हाउ विल यू एक्सप्रेस योर फीलिंग व्हेन यू फील डिलाइटेड? जब आप खुशी महसूस करते हैं या जब आप खुश की स्थिति में रहते हैं, जब आप खुश रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं, तो आप उस समय कैसा महसूस करते हैं? बताइए, आप कैसा महसूस करती हैं? मान लीजिए कोई आदमी खुश है या रिजल्ट आ गया, पास हो गया, तो कैसा महसूस करेगा? उसको फीलिंग कैसा आएगा? जब खुश रहेगा तो उसको फीलिंग क्या रहेगा? मैं और कुछ करूं, मैं और 11th में अच्छा से पढ़ूं। मान लो मैट्रिक का रिजल्ट आया। दूसरा, जाकर सबको मिठाई बांटेगा, खुशी रहेगा। तो यानी फीलिंग्स अपना लिखना है कि यदि आप खुश की स्थिति में, तो आपका भावनाएं कैसी रहती है। ठीक है? हम लोग इमोशन हो जाते हैं, खुशी के आंसू बहने लगते हैं कि बाप रे, हमें इतना मेहनत की तब ना हमारा रिजल्ट आया। कितना आया? न बताएंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ सॉन्ग डू यू लाइक टू सिंग? किस प्रकार का गाना आपको पसंद है? रोने वाला या मर्डर करने वाला? किस प्रकार का? मूवी में बहुत प्रकार के गाना आते हैं। तो इमोशनल सॉन्ग पसंद है या विदाई का सॉन्ग पसंद है? वो विदाई का गीत बताया था ना उस दिन, कौन सा गीत? बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुख संसार मिले। तो पढ़ेगी तब ना सुख संसार मिलेगा जी आप लोग को। तो पहले पढ़ाई जरूरी है। लास्ट एंड फाइनल, इन व्हाट वे डज आवर सिंगिंग रिवील आवर मूड? किस तरीके से हमारा गाना या हमारे मुंह के शब्द से हमारा मूड का पता चलता है कि हम किस हालात में, हम खुश है या दुख है? मनुष्य के मनोभाव से, मनुष्य के शब्दों से, मनुष्य के तरीका से, मनुष्य के बोलचाल से और उसके प्रतिक्रिया से हमें पता चल जाता है कि वह व्यक्ति का मूड ऑफ है या ऑन है। जैसे घर से लड़ाई करके आएगा तो मुंह लटकेले रहेगा, है ना? और जब खुश रहेगा तो एकदम झाड़ झूड़ के पेंट मार के सेंट मार के आएगा ऑफिस में या अपने कॉलेज में या स्कूल में या कोचिंग में जाएगा। लेकिन जब दुखित रहेगा तो वही लिख रहा है कि किस तरह हमारा सिंगिंग या हमारा शब्द हमारे मूड को निर्धारित करता है। ये तीनों कल लिख के लाइएगा। तो कल छुट्टी रहेगा ना, कल छुट्टी कर देते हैं, फिर मंडे को हम लोग इसका लाइन बाय लाइन पोएम को खत्म करेंगे। उसके बाद मंगलवार को टेस्ट होगा। कौन सा चैप्टर से? दूसरा चैप्टर प्रोज से यानी कहानी से, नालंदा। उसका तैयारी करते रहिएगा। नालंदा एंशियंट सीट ऑफ लर्निंग, प्राचीन एक क्या है? नालंदा एक प्राचीन स्थल है, ज्ञान का प्राचीन स्थल। उसके बारे में हम पढ़े हैं, जो किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, यही ना? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। और दूसरा आज हम लोग पढ़े हैं, इसका भी मंडे को खत्म हो जाएगी, तो फिर टेस्ट हम लोग लेंगे मंगलवार को। दूसरा ये कविता, इस कविता से भी टेस्ट होगा। कब? ट्यूसडे को। मंडे को इसको खत्म कर देंगे उसके बाद। तो तैयारी करते रहिए। ठीक है, जाइए। थैंक यू।